रेरा एक्ट 2016 से संबंधित एफएक्यू फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें जो प्रावधान रेरा एक्ट में किया गया है और उसी रेरा एक्ट को अलग अलग स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया अपने राज्यों में, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस किस तरीके का इंफॉर्मेशन बायर्स को यानी परचेजर को जो प्लॉट या फ्लैट या बिल्डिंग्स परचेज कर रहे हैं उनको जानना चाहिए। साथ ही किस किस तरीके का इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट एजेंट को, ब्रोकर को, डेवलपर को, प्रोमोटर को, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सवाल बनता है, पहला सवाल है कि किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा से निबंधित करने की आवश्यकता है क्या? इसका आंसर है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी भू संपदा परियोजना जो प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जिसका प्रस्तावित भू क्षेत्र यानी प्रपोज्ड लैंड जो है 500 मीटर स्क्वायर से अगर अधिक हो या जिस भवन में प्रस्तावित अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक हो, वह रेरा में निबंधित होनी चाहिए, यानी मैंडेटरी है। प्रोजेक्ट को रेरा में निबंधित करना मैंडेटरी है अगर जो प्रोजेक्ट है उसमें अपार्टमेंट की संख्या अगर कम से कम 8 हो, 8 से अधिक हो, एवं भू क्षेत्र जो है प्रपोज्ड लैंड जहां पे प्रोजेक्ट बन रहा है अगर 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है तो ये मैंडेटरी है, निबंधित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, कोई भी एक प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन कब शुरू कर सकता है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट का जो विज्ञापन है सेल के लिए वो कब किया जा सकता है? तो कोई भी प्रमोटर रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है 2016 की धारा 3 के तहत रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा में परियोजना को निबंधित करने के बाद ही, यानी जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है, प्रोजेक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकता है। एवं ग्राहकों से बुकिंग तभी प्रारंभ होगी जब रेरा में रजिस्टर्ड हो जाता है। अगला सवाल, क्या कोई प्रोमोटर यानी प्रवर्तक निबंधन से पहले अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता है क्या? हाँ, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, काम आप प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करने से पहले कर सकते हैं। रेरा में निबंधन से पहले आप प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने पे कोई ऐसा रोक नहीं है, लेकिन प्रमोटर को यानी प्रवर्तक को निबंधन से पहले परियोजना का विज्ञापन नहीं कर सकते और ग्राहकों से प्रारंभ तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कर दिया गया है रेरा एक्ट के तहत। तो प्रोमोटर को प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन और ग्राहकों से बुकिंग ये दो तभी होगा जब रेरा प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्या वैसी परियोजनाओं को निबंधित करने की आवश्यकता है जिसे किराए पर देने के उद्देश्य से या स्वयं के उपयोग के लिए विकसित किया गया हो? इसका जवाब होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किसी भी परियोजना को तभी निबंधित करने की आवश्यकता होगी जब इसे दूसरों को बेचने के लिए डेवलप किया जा रहा हो, विकसित किया जा रहा हो। किसी भी परियोजना के निबंध अगला सवाल, किसी भी परियोजना के निबंधन के लिए आवेदन करते समय प्रमोटर को, प्रवर्तक को कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे? तो रेरा एक्ट का जो रेगुलेशन है अधिनियम की धारा 4 के तहत बिहार रियल इस्टेट रेगुलेशन 2017 यानी रेरा एक्ट जो आपका नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है उसकी धारा 4 और बिहार रेगुलेशन रियल एक्ट का जो डेवलपमेंट रेगुलेशन है इसकी नियमावली 2017 के रूल नंबर 3 की जानकारी होनी चाहिए प्रमोटर को। चल रही परियोजना के मामले में प्रमोटर को अतिरिक्त दस्तावेजों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है का विवरण बिहार रियल इस्टेट नियमावली 2017 के नियम 4 में दिया गया हो। नियम 4 का कुछ डिटेल आप अनुलग्नक 1 से भी बाद में देख सकते हैं। तो इसकी अलग पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे और उस पर भी वीडियो हम बनाएंगे। पार्टिकुलरली जो रेरा एक्ट 2016 क्या कहता है और रेगुलेशन रेरा के तहत जो इम्प्लीमेंट किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या कहता है, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, कुछ चीज़ें
अमेंडमेंट के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट में, तो उसमें क्या कुछ प्रोविज़न जोड़ा गया है, तो उसमें भी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। चाहे आप प्रमोटर हों, रियल इस्टेट एजेंट या ब्रोकर हों, या बायर्स हों, सेलर्स हों, आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट से संबंधित डील करते हैं, परचेज करते हैं, बाई करते हैं, तो आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल, रेरा द्वारा किसी भी परियोजना के रजिस्ट्रेशन के निबंधन के लिए आवेदन का निपटारा कितने दिनों के लिए किया जाना आवश्यक है? तो ये धारा रेगुलेशन एक्ट, ये जो रेरा एक्ट 2016 की धारा 5(1) के तहत के अनुसार प्राधिकरण 30 कार्य दिवस के भीतर निबंधन प्रदान करेगा। रेरा एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है, तो निबंधन है वो 30 दिनों के अंदर दे देना है या आवेदन को अस्वीकार कर देना है। परियोजना का निबंधन तभी किया जा सकता है जब आवेदक द्वारा अथा निर्धारित सभी डॉक्यूमेंट्स एवं अपेक्षित सूचनाएं दी जाती है। अगला सवाल है, यदि एक बार रेरा के द्वारा अथा निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्राधिकरण के द्वारा की परियोजना का आवेदन अगर रेरा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो क्या प्रवर्तक उस परियोजना के निबंधन के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रवर्तक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी परियोजना के निबंधन के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसी परियोजना के निबंधन के लिए पुनः आवेदन करने पर कोई रोक नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रवर्तक को निबंधित परियोजना जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होगा, को प्रमोटर से संबंधित सवाल यहाँ पूछा गया है। प्रमोटर को निबंधित प्रोजेक्ट के संबंध में वेबसाइट पर क्या विवरण अपलोड करने की आवश्यकता होती है? कंपनी की प्रोफाइल, प्रवर्तक की पृष्ठभूमि, प्रवर्तक का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रवर्तक द्वारा विकसित किए गए रियल एस्टेट योजनाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में दायर वाद का विवरण, यानी किसी तरह का लिटिगेशन चल रहा हो, रेरा एफिलिएट में, अथॉरिटी में अगर कुछ तरह का बात चल रहा हो, लिटिगेशन है, वाद है, तो उसकी चर्चा, उसकी विवरण डिटेलिंग्स होनी चाहिए ऑनलाइन में। कंपनी का वेब लिंक और परियोजना का वेब लिंक सहित प्रवर्तक का विवरण अपलोड करना पड़ता है। परियोजना के लिए विज्ञापन और प्रोस्पेक्टस सहित अचल संपत्ति, परियोजना का डिटेल, अनुमोदन और प्रारंभ प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, कीर्त प्रति, भुगतान योजना, प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए निबंधन का डिटेल, अपार्टमेंट की संख्या, प्रकार और फ्लैट के क्षेत्र का विवरण जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, बिक्री के लिए गैरेज की संख्या और क्षेत्र का विवरण, खुली पार्किंग की संख्या का विवरण, स्थान, परियोजना में निष्पादित किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना, प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का विवरण, किस किस तरीके की सुविधाएं प्रोजेक्ट के तहत दिया जाएगा, पूरा होने की चरणवार टाइम शेड्यूल, ये पूरा का पूरा अपलोड होना ही चाहिए। ऑडिटर का रिपोर्ट, लाभ हानि यानी कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेलिंग, बैलेंस शीट, 3 वित्तीय वर्षों के नकदी प्रवाह विवरण सहित प्रमोटर का वित्तीय विवरण, फिनेंशियल डिटेल्स अपलोड होनी चाहिए। परियोजना में बुक किए गए फ्लैटों और गैराजों की संख्या, फोटोग्राफ के साथ निर्माण की स्थिति, प्राप्त अनुमोदन, संशोधन, किसी तरह का अमेंडमेंट हुआ हो यदि कोई हो, इस संबंध में प्रपत्र में आपका क्वार्टरली रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट अपलोड होनी चाहिए। अनुमोदन किसी तरह का था, अनुमतियों की मंजूरियां एवं आवेदन पत्र, आवंटन पत्र, बिक्री के लिए समझौता का प्रोफोमा, परियोजना यानी जो प्रोजेक्ट है उस पर कानूनी अधिकार की सर्टिफाइड कॉपी इत्यादि का डिटेल अपलोड होनी चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी है, यानी प्रमोटर को बड़ा ही सख्ती से रेरा एक्ट के तहत इन सारे डिटेल्स को निबंधित परियोजना के संबंध में वेबसाइट पे विवरण अपलोड करने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रेरा के द्वारा, रेरा एक्ट के तहत अथॉरिटी के द्वारा उनके प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है और उनके मार्केटिंग पर रोक भी लगाई जा सकती है। प्रवर्तक के कार्य और क्या कर्तव्य हैं, प्रमोटर के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो रियल इस्टेट, ये जो रेरा एक्ट 2016 का है, इसमें प्रवर्तक के कार्यों और कर्तव्यों का डिटेल प्रोविजंस किया गया है। किसी भी परियोजना को एग्जीक्यूशन करते वक्त प्रमोटर को इस अधिनियम की धारा 11 से लेकर 18 तक की जानकारी होनी ही चाहिए, यानी कुल मिला के प्रमोटर को पूरे लॉज की जानकारी होनी चाहिए। के अधिनियम के अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रवर्तकों को बिहार रियल इस्टेट अधिनियम और विकास नियमावली 2017 के नियम 16 से भी परिचित होना चाहिए। प्रवर्तक द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं की जानकारी दी गई है। क्या प्रमोटर को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग बैंक खाता बनाए रखने की आवश्यकता है? ये देखिए,
इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोजेक्ट प्रमोटर के द्वारा डेवलप किया जाएगा, क्या उसके लिए सभी प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट रखने की आवश्यकता है क्या? इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल। यानी रेरा एक्ट कहता है कि आप एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में आप नहीं लगा सकते। तो इस आधार पे आप जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट का डिटेलिंग मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं, ये अलग बैंक अकाउंट होनी चाहिए। और उससे संबंधित जो बुकिंग डील होगा, उस प्रोजेक्ट का पैसा सीधा उसी खाता में जमा होगा, वो पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहिए। यानी प्रमोटर को प्रत्येक निबंधित परियोजना के लिए अलग अलग बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है तथा आवंटियों में यानी जिनको दिया जाएगा फ्लैट्स बिल्डिंग्स से प्राप्त राशि का 70% निर्माण की लागत और भूमि लागत में खर्च करने के लिए निर्धारित बैंक खाते में जमा किया जाना है। यानी प्रमोटर परियोजना की लागत को खर्च करने के लिए निर्धारित बैंक खाते से किए गए कार्यों के अनुपात में ही राशि निकालेगा। अगला सवाल है, क्या कोई भी प्रवर्तक यानी प्रमोटर सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृति में विचलन कर सकता है क्या? धारा रेरा एक्ट की धारा 14(1) के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों के अनुसार प्रमोटर द्वारा विकसित और पूरा किया जाना है। तो हालांकि धारा 14(2) सेकेंड में यह कहा गया है कि किसी भी कानून अनुबंध या समझौते में निहित कुछ भी होने के बावजूद योजनाओं, लेआउट योजनाओं और विनिर्देशों और फिक्सचर फिटिंग सुविधाओं और अपार्टमेंट के समान क्षेत्रों की प्रकृति के बाद प्लॉट या भवन जैसा भी मामला हो, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है जो उस अपार्टमेंट एक या अधिक फ्लैट लेने के लिए भवन या प्लॉट जैसा भी मामला हो, प्रमोटर तब तक विचलन नहीं करेगा जब तक कि अपार्टमेंट वे कम से कम 2/3 आवंटियों सहमति प्राप्त नहीं कर ली जाती। यानी ये जो सवाल था उसका सीधा आंसर है नो। क्या प्रवर्तक सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं में इस तरह का डेविएशन कर सकता है क्या? इसका सीधा आंसर होगा नहीं कर सकता। ये तभी कर सकता है, ये तभी संभव है जब उसमें परचेज करने वाले जो बायर्स हैं की संख्या कहा है कि तब तक विचलन नहीं कर पाएगा तब तक कि अपार्टमेंट लेने के लिए 2/3 यानी 66.66 यानी कह सकते हैं करीब करीब 67% जो बायर्स हैं लिखित सहमति प्राप्त हो जाती है। तभी किसी तरह का डेविएशन या किसी तरह का प्लान चेंज का जो विकल्प है वो करने का सहमति बन सकता है। प्लास्टिक लॉ है, किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले आपको क्या जांचना चाहिए? एज ए बायर ये सवाल बढ़िया है। कृपया प्रोजेक्ट की रेरा निबंधन संख्या की जांच करें। और बिहार में आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए पी रेरा की मतलब प्रोजेक्ट से। पी रेरा प्रोजेक्ट, पी रेरा पी अक्षरों से शुरू होता है। यह सलाह दी जाती है कि ऐसे परियोजना में निवेश ना करें। अधिनियम धारा 3 के अनुसार निबंधित करने की आवश्यकता है, रेरा निबंधन नहीं है, इसका ध्यान रखना है। परियोजना निबंधित होने की स्थिति में आपको अगला सवाल, क्या जांच करनी चाहिए? सभी निबंधित परियोजनाओं के लिए प्रमोटर को एक वेबसाइट बनाना है। प्रवर्तक से संबंधित सभी विवरण, परियोजनाओं का विवरण, पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तक द्वारा की गई परियोजनाओं का विवरण अपलोड किया जाना चाहिए। कृपया रेरा बिहार की वेबसाइट www.rerabihar.gov.in पर जाएं और प्रोजेक्ट टैब में सर्च प्रोजेक्ट विकल्प पर क्लिक करके पृष्ठभूमि का आकलन करने के लिए प्रोजेक्ट या प्रवर्तक का नाम टाइप करें। उसके बाद आप उस और प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी देख पाएंगे। रेरा एक्ट में ऐसा प्रोविजन किया गया है, किसी भी परियोजना में निवेश करते समय किसी को भी कितनी राशि का भुगतान करना है। रेरा एक्ट के तहत स्पष्ट लिखा है धारा 13(1) के अनुसार एक प्रमोटर अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की लागत के 10% से अधिक बुकिंग राशि स्वीकार नहीं करेगा। यानी मैक्सिमम 10% बोला है प्रारंभ में। किसी भी व्यक्ति के साथ बिक्री के लिए पहले लिखित प्रवेश किए बिना किसी व्यक्ति से अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क नहीं लिया जा सकता तथा बुकिंग राशि परियोजना लागत के 10% से बुकिंग और आवंटन पत्र जारी करते समय एक प्रवर्तक को खरीदार को क्या क्या विवरण प्रदान करनी चाहिए, लगभग सारी डिटेल देना चाहिए। प्रवर्तक को अपने ग्राहक को स्वीकृत योजनाओं, लेआउट योजनाओं, सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित गाइडलाइंस के साथ साथ परियोजना पूरा होने की चरणवार टाइम टेबल प्रदान करनी चाहिए जिसमें पानी, स्वच्छता, बिजली आदि ढांचे प्रावधान शामिल हों। बिक्री के लिए जो एग्रीमेंट्स का जो परफॉर्मा होगा वो क्या है? तो रेरा एक्ट 2017 जो बिहार का है, बिहार रेरा एक्ट 2017 ने
का एक प्रोफार्मा प्रदान किया है। एक आवंटी के साथ बिक्री के लिए समझौते में प्रवेश करते समय प्रमोटरों द्वारा उपयोग करने की आवश्यकता होती है। प्रोफार्मा नियमों के अनुलग्नक में प्रदान किया गया है। अब बाद में इसको अटैचमेंट में देख सकते हैं। अगला पीडीएफ में हम डिटेल करेंगे इसका। मोटरों को इस प्रोफार्मा का पालन करने की सख्त आवश्यकता है। किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। खरीदारों को खुद भी संतुष्ट करना चाहिए। प्रवर्तक द्वारा दिया गया दस्तावेज रेरा एक्ट 17 के अनुलग्नक में दिए गए प्रोफार्मा के है अथवा नहीं। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, सक्षम प्राधिकार से पूर्णता या अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर होगा बिहार भवन नियमों के अनुसार। एक तो रेरा एक्ट होता है, बिहार रेरा एक्ट के तहत मान के चलिए बिहार ने बिहार रेरा एक्ट बनाया। एक होता है बिहार भू संपदा वाला। बिहार भवन उप नियमों के अनुसार प्रवर्तक पैनलबद्ध वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा तैयार की गई पूर्णता रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकार जहाँ से परियोजना का नक्शा स्वीकृत किया गया था को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। सक्षम प्राधिकारी से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करता इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल है आवंटियों के संघ के गठन के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रवर्तक एक ऐसे एसोसिएशन सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी जैसा भी मामला हो का गठन करेगा। स्थानीय कानूनों के अभाव में आवंटियों का संघ चाहे नाम से जाना जाता हो 3 महीने की अवधि के भीतर गठित किया जाएगा। 3 महीने की अवधि बहुमत आवंटियों द्वारा अपना प्लॉट या अपार्टमेंट या भवन जितना भी मामला हो किसी भी तरह प्रोजेक्ट हो करने से गिनी जाएगी। क्या कोई प्रमोटर आवंटन रद्द कर सकता है। क्या कोई प्रमोटर आवंटन रद्द कर सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रमोटर केवल बिक्री के अनुसार आवंटन को रद्द कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है देखना होगा एग्रीमेंट में, ताकि आवंटी अगर प्रमोटर के कदम से व्यथित है और प्रमोटर ने समझौता शर्तों का अनुसरण किए बिना एक तरफा या बिना कोई पर्याप्त कारण समझौता को रद्द किया है तो आवंटी राहत के लिए प्राधिकरण शिकायत भी दर्ज कर सकता है। ये कहीं ना कहीं बायर प्रोस्पेक्ट से बड़ा ही अच्छा नियम है। कोई भी प्रमोटर मनमानी नहीं कर पाएगा। आवंटियों के अधिकार और क्या कर्तव्य हैं, तो आवंटियों के अधिकार और कर्तव्य का जो उल्लेख है बिहार रेरा एक्ट 2017 के तहत 18-19 1 से लेकर 11 में प्रोविजन किया गया है। स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बी निर्देशों यानी गाइडलाइंस के साथ स्वीकृत योजनाओं ले आउट योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना की जानकारी ले सकते हैं। पानी स्वच्छता बिजली और अन्य सुविधाओं के प्रावधान सहित परियोजना के पूरा होने की चरणवार समय सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आवंटी अपार्टमेंट भूखंड के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा और आवंटियों का संघ सामान्य क्षेत्र के कब्जे का दावा करने का हकदार होगा। प्रोमोटर यदि बिक्री के लिए शर्तों के अनुसार अपार्टमेंट या प्लॉट का कब्जा देने में असमर्थ है तो मुआवजा का भुगतान करने में विफल रहता है तो आवंटी भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापसी का दावा करने का हकदार होगा। अच्छा पॉइंट। आवंटी अपार्टमेंट या प्लॉट का भौतिक कब्जा प्राप्त होने के बाद समान क्षेत्रों से आवश्यक दस्तावेजों और योजनाएं प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रत्येक आवंटी आवंटी मतलब जो बायर्स हैं जिनको आवंटन दिया जा रहा है, प्रत्येक आवंटी जिसने बिहार रेरा एक्ट 2016 की धारा 13 के तहत बिक्री के लिए किया है समझौते में निर्दिष्ट तरीके और समय के भीतर आवश्यक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी पेमेंट आपको करना होगा टाइम पर। भुगतान में विलंब की स्थिति में आवंटित शुल्क की राशि या शुल्क भुगतान के लिए बाध्य होगा। अपार्टमेंट या प्लॉट का प्रत्येक आवंटी आवंटियों के एक संघ के गठन में भाग लेगा। प्रत्येक आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के अवधि के भीतर अपार्टमेंट या खंड का भौतिक कब्जा लेना होगा। रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 की धारा 19-11 के तहत प्रत्येक आवंटी अपार्टमेंट या प्लॉट के ट्रांसफर विलेख के निबंधन में भाग लेगा। क्या एक प्रवर्तक किसी अगला सवाल, क्या एक प्रवर्तक किसी रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को पक्ष को ट्रांसफर या सौंप सकता है। प्रवर्तक को छोड़कर और प्राधिकरण के लिखित साथ प्रवर्तक 2 आवंटियों ऐसा कर सकता है बट इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट क्लॉज है, नियम थोड़ा स्ट्रिक्ट है। हालांकि इस तरह के हस्तांतरण से पूर्व में प्रवर्तक द्वारा परियोजना में अपार्टमेंट भूखंड या भवन जैसा भी मामला हो कि आवंटन या बिक्री के लिए किए गए प्रभावित नहीं। अगला सवाल है अधिनियम के तहत किसी उल्लंघन के प्राधिकरण के पास शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है। तो रेरा एक्ट के तहत धारा 31 में पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। धारा के अनुसार कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रमोटर आवंटी या एजेंट के खिलाफ अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और रेगुलेशन के प्रावधानों प्राधिकरण या
न्याय निर्णायक अधिकारी जैसा भी मामला के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। ट्रिब्यूनल्स में भी आप शिकायत कर सकते हैं। अधिनियम के तहत किसी के लिए प्राधिकरण के पास शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? आवंटी दर्ज कर सकता है। आवंटी संघ में कोई व्यक्ति कर सकते हैं, संघ कर सकता है, किसी कानून के तहत निबंधित स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ और प्रमोटर सहित कोई भी पीड़ित व्यक्ति प्राधिकरण के पास कोई भी शिकायत करेगा। प्रमोटर को भी मान के चलिए, अगर उनको लग रहा है कि किसी तरह से उनके साथ, ठीक है, आवंटन दे दिया गया, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वैसे स्थिति में भी वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है न्याय न्याय निर्णायक अधिकारी। अगला है न्याय निर्णायक अधिकारी के पास किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती है? यदि कोई पीड़ित व्यक्ति मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे न्याय निर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करनी होगी। बिहार रेरा एक्ट 17 के अनुसार ऐसी शिकायतें एन में दर्ज की जानी चाहिए, एन में दर्ज की जानी चाहिए। अगला सवाल है प्राधिकरण के पास किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती है? कोई भी शिकायत में मुआवजे की मांग नहीं की जा रही हो, प्राधिकरण के पास दायर की जा सकती है, एन में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि अनुबंध के अनुसार कोई भी यदि अनुबंध के अनुसार कोई भी संरचनात्मक दोष या कारीगरी गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान या प्रवर्तक के किसी दायित्वों में कोई अन्य दोष है तो क्या रियल इस्टेट रेगुलेशन अधिनियम 2016 आवंटियों की रक्षा करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। रेरा एक्ट की अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार इस तरह के विकास से संबंधित बिक्री के समझौते के अनुसार किसी भी संरचनात्मक दोष या कारीगरी गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान या प्रमोटर के किसी दायित्वों में से किसी भी तरह की कमी के मामले में ध्यान लाया जाता है। आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर प्रवर्तक का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 दिनों के भीतर प्रवर्तक ऐसे दोषों में से सुधार करें और सुधार करने में विफल होने की स्थिति में आवंटियों का अधिनियम प्रदान किए गए तरीके से उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला सवाल है क्या विवाद समाधान के लिए कानूनी कार्यवाही का विकल्प चुनने के अलावा कोई अन्य तंत्र है? बिल्कुल है। रेरा एक्ट के स्पष्ट प्रावधान किया है कि विवाद निपटारा मंच सेल के माध्यम से या प्रमोटरों और आवंटियों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुलह और विवाद समाधान सेल पीसीडीआरसी की स्थापना की गई। सुलह से क्या लाभ होगा? पारंपरिक रेरा शिकायतों की तुलना में सुलह प्रक्रिया कम समय में समाधान प्रदान करता है। वास्तव में सुलह की प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 3 बैठकों में पूरी हो जाती है और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाता है। सुलह से हितधारकों के मुकदमे में होने वाले खर्च की भी बचत होती है। कोई भी सुलह प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकता है? सुलह शुरू करने के इच्छुक कोई भी पक्ष आवेदन कर सकता है। रेरा बिहार के बेंच या न्याय निर्णय अधिकारी विवाद निपटारा प्रकोष्ठ जैसा भी मामला हो फॉर्म 1C में या तो ऑनलाइन ईमेल निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाथ से डिलीवरी द्वारा दूसरे पक्ष को सुलह के लिए निमंत्रण भेजकर की शुरुआत की जा सकती है। सुलहकर्ता की भूमिका कौन निभाएगा? अगला सवाल है पार्टियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए बायर्स एसोसिएशन, प्रमोटर्स या बिल्डर्स एसोसिएशन में से एकक सुलहकर्ता और बिहार रेरा से एक सुलहकर्ता सलाहकार अपॉइंट किए जाते हैं। सफल सुलह के बाद भी यदि सुलह समझौते शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया तो क्या उपाय है? ऐसे मामलों में जिसमें दोनों पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है लेकिन समझौते की शर्तों का अनुपालन या निष्पादन में समझौता में उल्लेखित समय से अधिक देरी हो रही हो तो वैसे स्थिति में दूसरा पक्ष रेरा एक्ट की धारा 40 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों और रेगुलेशन के अनुसार निष्पादन के लिए रेरा बिहार के बेंच या न्याय निर्णायक अधिकारी जैसा भी मामला हो के समक्ष अपने वाद को दायर कर सकता है। क्या एक आदमी अगला सवाल है क्या एक आदमी अधिनियम के धारा 3 के उल्लंघन के बारे में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या कोई रेरा के साथ निबंधित हुए बिना रियल एस्टेट एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने वाले लोगों के लिए अपने काम के लिए रेरा के साथ खुद को रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता है। रियल एस्टेट एजेंट के रूप में खुद को निबंधित करने के इच्छुक लोगों को अपेक्षित शुल्क के साथ निबंधन के लिए आवेदन करना होगा। रेरा एक्ट अधिनियम 2016 की धारा 9 और बिहार रेरा एक्ट अधिनियम 17 के तहत नियम 9 में रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन का प्रस्तुत किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेलिंग किया गया है। रेरा के साथ निबंधित होने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट को शुल्क के रूप में कितना भुगतान कितना अमाउंट के बारे में चर्चा कर रहा है। शुल्क राशि आवेदक के प्रकार पर निर्भर करती है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेशन 17 के अनुसार नियम 2
2 के अनुसार, नियम 9 का सब 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 रूल्स 2 के अनुसार आवेदक को अगर इंडिविजुअली रजिस्टर्ड करना है तो 10,000 रुपया, और अगर आवेदक को एक व्यक्ति के अलावा अन्य होने पर तो 50,000 रुपया का भुगतान करना होगा, नहीं जस्ट लाइक कंपनी के तौर पर अगर आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं तब। क्या रियल एस्टेट एजेंट शब्द में अपार्टमेंट या भूखंडों की बिक्री में लगे वेब पोर्टल शामिल हैं? अधिनियम की धारा 2 ने रियल एस्टेट एजेंट शब्द को बहुत व्यापक और समावेशी तरीके से डिफाइन किया है। इस अधिनियम के तहत निबंधित परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में शामिल सभी प्रकार की एजेंसियों को शामिल किया गया है। अपार्टमेंट या प्लॉट बेचने में लगे वेब पोर्टल और इस तरह के प्लेटफॉर्म भी रियल एस्टेट अधिनियम 16 के तहत आते हैं और उन्हें अधिनियम और नियमों में रेगुलेशंस में जो प्रदान किया गया कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं उसका पालन करना आवश्यक होगा। अगला सवाल है, अधिनियम के तहत किसी भी परियोजना का निबंधन ना करने पर क्या सजा निर्धारित है? बिल्कुल निर्धारित है। अधिनियम के तहत धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन अगर होता है तो परियोजनाओं के निबंधन से संबंधित अगर है तो वह दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अगला सवाल है, प्रवर्तकों द्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निर्धारित सजा क्या है? तो धारा 61 के अनुसार यदि कोई प्रवर्तक यानी प्रोमोटर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या रेगुलेशन के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह परियोजना की अनुमानित लागत के 5% तक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रोमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का पालन न करने के लिए धारा 63 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर प्राधिकरण के आदेशों या निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो वह हर दिन के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है या संचयी रूप से प्रसारित हो सकती है। लगातार अनुमानित लागत का 5% फाइन बढ़ते जाता है। यदि कोई रियल एस्टेट एजेंट प्राधिकरण के साथ खुद को निबंधित करने में विफल रहता है तो वह हर दिन के लिए 10,000 रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा, और जिसके दौरान ऐसी जारी रहती है तो कुल मिलाकर प्लॉट या अपार्टमेंट की लागत का 5%। बड़ा नियम है सबों के लिए। एक रियल एस्टेट एजेंट द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का पालन न करने के लिए धारा 65 के तहत यदि कोई रियल एस्टेट एजेंट प्राधिकरण के आदेश या नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो वह हर उस दिन के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसी जारी रहती है। क्या प्राधिकरण किसी अचल संपत्ति परियोजना के निबंधन को रद्द कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये तो अभी हम चर्चा ही कर रहे थे। अगर मान के चलिए प्राधिकरण को, रेरा को ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंसेस नहीं लगता है तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदन के किसी नियमों और संतों का उल्लंघन करता है तो तरह से कपटपूर्ण व्यवहार होता है तो मामला अगर समझ में आता है तो रेरा उसको प्रोजेक्ट को कैंसिलेशन कर सकती है। निबंधन के निरसन के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण का क्या दायित्व है? निबंधन के निरसन होने पर या इस अधिनियम के तहत निबंधन के निरसन पर प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई करने के लिए सरकार से परामर्श कर सकता है जो वह उचित समझे। सक्षम प्राधिकारी या आवंटियों के संघ के द्वारा शेष विकास कार्यों को पूरा करना शामिल है या किसी अन्य तरीके से जैसे कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। क्या किसी आवंटी को प्राधिकरण द्वारा दंडित भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये का गाइडलाइन को अगर फॉलो आप नहीं करते हैं वह उस अवधि के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है। आप एक प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट या आवंटी हैं तो क्या आपको रियल एस्टेट 16 और बिहार रेरा एक्ट 2017 के प्रासंगिक पर खुद को परिचित कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। अगला सवाल है, परियोजना के निबंधन के लिए आवेदन के साथ साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज, मैप हो गया, प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र, एटीए में जारी परमिट पत्र हो गया, स्वीकृति योजना, लेआउट, एनओसी वगैरह देना होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा मानचित्र अनुमोदन पदाधिकारी द्वारा विधिवत लगे बिहार भवन 14 के पत्र 10 में प्रारंभ होने की परियोजना के स्थान का अक्षांश और अंतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और अनुमानित निर्माण और विकास लागत, बैंक डिटेलिंग्स, बैंक खाता, आईएफएससी कोड, खाता संख्या, व्यक्ति के मामले में स्केल, नाम, फोटो पर विवरण और एड्रेस, नाम, फोटोग्राफ अगर कंपनी डायरेक्टर्स का, पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी, 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रति 3 वर्षों का आप वार्षिक प्रतिवेदन, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस डिटेलिंग्स, कैश फ्लो, खाते का हिस्सा बनने वाले खातों पर नोट्स, निदेशक की रिपोर्ट, अगर कंपनी है तो अनुलग्नक A&D के साथ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, चार्टेड अकाउंटेंट। इसके बाद है भुगतान किया गया शुल्क, सब चीज़ों को विगत 5 वर्षों में का विवरण, एजेंट का नाम, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ठेकेदार का नाम पड़ता है, बिक्री के लिए समझौता का परफॉर्मा रेरा नियमों के अनुसार होनी चाहिए, IN नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, खंड ए में भूमि का नाम की
बुकिंग राशि 10% से अधिक नहीं, भुगतान योजना आनुपातिक होनी चाहिए। आवंटन पत्र का परफॉर्मा, विलेख का परफॉर्मा, यान रसीद और एलपीसी जमाबंदी की प्रति, वर्तमान राजस्व रसीद अटैच करना होगा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करने के लिए। जहाँ प्रवर्तक उस का मालिक नहीं पर परियोजना का विकास प्रस्तावित है, का विकास समझौते समझौते किसी अन्य एक प्रति भूमि के मालिक के संपत्ति का विवरण का ये सब अटैच करना हो। वर्तमान भार रहित प्रमाण पत्र का कुल क्षेत्रफल, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, वो सारी डिटेलिंग्स, मतलब आपको सारा डॉक्यूमेंट्स। और अगर मान के चलिए आप प्रोजेक्ट ऐसे जगह डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी एनओसी देना पड़े अगर आसपास में हो तो। अग्निशमन सेवा प्राधिकरण, फ्लैट का क्षेत्रफल, गैराज वगैरह का डिटेलिंग, सामान्य क्षेत्रों में भारी विकास। तो आई होप आपको रेरा एक्ट 2016 और बिहार के संदर्भ में बिहार रेरा एक्ट 2017 के तहत प्रमुख प्रावधान जो आपको जानना ही चाहिए। अगर आप यूँ कह सकते हैं कि बायर्स हैं, सेलर हैं, या किसी भी तरीके का आप रियल इस्टेट से संबंधित बिजनेस में रहते हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए।